स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को संकल्पित। देश में तेजी से जारी है टीकाकरण अभियान। अब तक 2.09 करोड़ से ज्यादा दी गई कोविड-19 टीके की खुराक। टीकाकरण अभियान के 50वें दिन दी गई 14 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक। और खेल की दुनिया में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में डेनमार्क की चौथी वरीयता प्राप्त मिया ब्लिचफेल्ड्स को दी मात। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद कोलकाता में ब्रिगेड परेड मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री के सामने मिथुन दा जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की पहली जनसभा है। इस रैली में राज्य भर से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के शामिल होने की उम्मीद है। रैली स्थल अपार जनसमूह से खचाखच भरा हुआ है। पीएम की रैली के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। पहले चरण में 30 सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। और तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में जनसभा में हिस्सा लेंगी। तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की रैली होगी अब से कुछ देर में और विशाल जनसमूह उमड़ा है अपने प्रिय नेता को सुनने और देखने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से कुमार आलोक जुड़ रहे हैं। कुमार, अभूतपूर्व दृश्य हैं पश्चिम बंगाल में। कोलकाता में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे जनता को, एक नया उत्साह, एक नया जोश है जनता के भीतर भी। खुद प्रधानमंत्री भी एक नई ऊर्जा के साथ होंगे मंच पर। देखिए, पूरा का पूरा अगर हम मैदान हम कहें, यहाँ पर ब्रिगेड मैदान जो बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है, अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई है, अंग्रेजों से जो लड़ाई आज़ादी की जो हुई थी, उसमें भी इस मैदान का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है। और आज जहाँ प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों के बाद यानी कि 2 बजे करीब में प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली को यहाँ पर संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, कि लोगों में कितना जोश है। पूरा का पूरा कोई भी मैदान का ऐसा कोना नहीं है जो खाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, लोग आए हैं, पोस्टर लेके, रंग बिरंगे पोस्टर हैं। आलोक, बड़ी खबर है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक बड़ी खबर, एक बड़ा बदलाव, एक नया उत्साह पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल के ही नहीं जी, पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा नाम है। और खासकर हम पश्चिम बंगाल की बात नहीं करें, अगर पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत ही मजे हुए अभिनेता हैं और खासकर बंगाली लोगों में, बंगाल के लोगों में काफ़ी पॉपुलर हैं। दादा के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों के लिए भी वो दादा हैं, युवाओं के लिए भी वो दादा हैं और यहाँ तक कि बुजुर्गों के लिए भी वो दादा है। इस दादा के नाम से इतना प्रसिद्ध हैं कि जैसे ही मंच पर जब वो आए थे और कैलाश विजयवर्गीय के साथ वो मंच पर आए थे, तो उसके बाद पूरा का पूरा माहौल शोर से भर गया। उनका इस्तकबाल लोग कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और कुछ ही देर के बाद जब दिलीप घोष, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो जैसे ही मंच पर आए तो उन्होंने विधिवत बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती आएंगे, ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अब उस पर से पर्दा हट गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। तो एक बीजेपी के लिए बूस्टअप है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है। हालांकि लोकल अभिनेत्री जो हम कहें लॉकेट चैटर्जी है, अभी वो भाषण दे रही है। वो भी बंगाल की बहुत मशहूर हस्ती है और बीजेपी से पिछली बार वो सांसद भी निर्वाचित हुई थी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि एक प्रबुद्ध वर्ग जो है, खासकर जब लेफ्ट का शासन, जब लेफ्ट अंतिम दिनों में था,
34 वर्षों के जब शासन के अंतिम दिनों में था, तो ममता बनर्जी ने प्रबुद्ध लोगों को, अभिनेताओं को और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल किया था, साहित्यकारों को अपनी पार्टी में शामिल किया था। और उसी तरीके से जो तृणमूल के लिए सपोर्ट कर रहे थे जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, कलाकार या साहित्यकार, वो एक एक करके वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो 34 वर्षों का जो लेफ्ट का रूल था, जो मिसरूल था, उससे ममता बनर्जी को यहाँ की जनता ने इसलिए उन्हें मौका दिया था। परिवर्तन की बात चली थी उसमें, परिवर्तन इसलिए किया था कि गुड गवर्नेंस बंगाल में हो सके, एक अच्छा शासन लोगों को दिया जा सके। लेकिन शायद 10 वर्षों के शासनकाल में, ममता बनर्जी के शासनकाल में वैसा संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि बीजेपी यहाँ पर अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ी, बहुत तेजी से उभरी और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया कि बंगाल में बहुत बड़ा फोर्स बनके भारतीय जनता पार्टी उभर चुकी है। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ही जबरदस्त होगा। खासकर तृणमूल कांग्रेस जो समझती थी कि उन्होंने लेफ्ट को किनारा कर दिया, कांग्रेस को किनारा कर दिया, उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त टक्कर यहाँ पर देगी। और ये अभी अब फर्स्ट चरण का जो चुनाव है, उस पहले चरण के चुनाव में सारे पार्टियों ने, सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम अगर कहा जाए कि पूरा का पूरा मीडिया से लेकर सारा ध्यान वही केंद्रित है, तो वो सीट है नंदीग्राम, जहाँ से ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। उन्हीं के कभी नंबर 2 रहे शुभेंदु अधिकारी, तो वो एक सीट हॉट सीट बना हुआ है और इसको लेकर काफी चर्चाएं यहाँ पर बंगाल में हो रही हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अगर शुभेंदु अधिकारी सचमुच अगर उन्होंने विजय हासिल कर ली तो ये बंगाल के बहुत बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो क्षण होगा। तो देखना होगा। हालांकि जैसा कि ममता बनर्जी के पूरा जो तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ईस्ट मिदनापुर और वेस्ट मिदनापुर में जबरदस्त कभी लेफ्ट का पकड़ हुआ करता था, लेकिन यही शुभेंदु अधिकारी, यही शिशिर अधिकारी थे जिन्होंने लेफ्ट का वहां से बिल्कुल साफ कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया और तृणमूल का एक कब्जा वहां पर हो गया। लेकिन वही जब दूसरी बार ममता बनर्जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने इन जैसे कद्दावर नेताओं को छोड़ करके अपने भतीजों को आगे बढ़ाना, अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाना शुरू किया। और यही कारण रहा कि एक के बाद एक गाना है, बहुत ही मशहूर गाना है, बिछड़े सभी बारी बारी, देखिए जमाने की यारी। तो उसी तरीके से कभी मुकुल राय गए, उसके बाद एक तरह से तांता लग गया, दिनेश त्रिवेदी कल शामिल हुए और आज देखिए मिथुन चक्रवर्ती, इतने बड़े स्टार बीजेपी के लिए इस चुनाव में जबरदस्त बूस्टअप करेंगे अगर वो चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आज की जो रैली होगी प्रधानमंत्री की, वो निस्संदेह ऐतिहासिक होगी। और परेड मैदान के बारे में ये कहा जाता है कि जिसने परेड मैदान को भर दिया, सत्ता उसी के करीब होकर गुजरती है। तो अब मैं देख रहा हूं कि 8 बजे 7 बजे सवेरे से लोग यहां पर आने शुरू हुए थे और अभी आने का तांता लगा हुआ है लोगों का। जितने लोग यहां पर परेड ग्राउंड में हैं, यहां पर उपस्थित, आप देख रहे हैं कि तिल रखने की जगह नहीं है, यानी आदमी से आदमी सटा हुआ है। और अभी इससे कहीं ज्यादा लोग सड़कों पर हैं और सड़कें यहाँ पर जाम पड़ी हुई हैं। तो ये कह सकते हैं कि स्वतः स्फूर्त रैली जो पब्लिक खुद से खुद हर गांव से निकल करके, दूर दूर के क्षेत्रों से निकल करके, दार्जिलिंग हो या जलपाईगुड़ी हो या मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो या दिनाजपुर हो, एक जबरदस्त यहाँ पर तांता देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर भाषण देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हल्दिया की सभा में, राजनीतिक सभा में उन्होंने एक रैली में कहा था कि तृणमूल कांग्रेस, संयुक्त मोर्चा और लेफ्ट में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये बंगाल में लड़ते हैं लेकिन दिल्ली में जाकर एक कमरे में मिलकर रणनीति बनाते हैं कि बीजेपी को कैसे हराया जाए या बीजेपी को कैसे पीछे किया जाए। तो इन कांग्रेस और लेफ्ट से सावधान रहने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था। तो आज देखना होगा तकरीर यहाँ देंगे, भाषण अपना देंगे, तो कौन सी बातों को, कौन से पक्ष को जनता के बीच रखेगी, ये उत्सुकता वाली विषय होगी, ये देखने वाली बात होगी। अब बस कुछ ही क्षण रह गए हैं, कुछ ही क्षण के बाद प्रधानमंत्री लोगों से यहां पर खिताब करेंगे और क्या रिस्पांस मिलता है, जनता क्या उन्हें, जनता को वो क्या संदेश देते हैं, ये बड़ी ही गौर करने वाली बात होगी। बिल्कुल कुमार आलोक, जनसमूह अपार है और विशाल ये जन रैली है, प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहते हैं। अभी मंच पर मिथुन चक्रवर्ती को देख रहे थे, दादा का अपना जादू है, चाहे मुंबई में हो चाहे दुनिया में किसी भी कोने में, जो उनका बंगाल की संस्कृति को अपने साथ लेने की जो कोशिश है वो कभी नहीं मरती है। तमाम दिग्गज नेता पिछले 2-2.5 महीनों में जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ा है, बार बार यही कहते रहे कि उनका अपमान हुआ है, घुटन भरी एक जिंदगी उस पार्टी में वो जी रहे थे और परिवार के साथ जुड़ने जैसा है भारतीय जनता पार्टी में।
तृणमूल कांग्रेस जो है वो अपने वरिष्ठ नेताओं का, जिन लोगों ने उसे खड़ा किया, उनका सम्मान नहीं कर सकी है। ऐसे लोग इसीलिए तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कुमार आलोक, अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे, राज्य के कोने कोने से इस जन रैली में जुड़ने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। और मंच पर हम देख रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को, जो अब भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हो चुके हैं। वो परचम थामे हैं भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री को लोग सुनने के लिए जुटे हैं। लेकिन साथ ही अगर राज्य में चुनावी रणनीति की बात करूं तो तमाम अनुभवी नेता जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अब मिथुन चक्रवर्ती जैसे अभिनेता का जुड़ना पार्टी के साथ, ये क्या दिखाता है? एक सही रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ना, साथ ही जमीनी स्तर पर राज्य में काम करने को लेकर जिस तरीके से पार्टी उत्सुक दिखती है, बदलाव लाने को लेकर उत्सुक दिखती है, उसकी एक झलक साफ तौर पर ब्रिगेड मैदान में देखी जा सकती है। तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और लोगों का हुजूम है। विशाल जन रैली है जो प्रधानमंत्री को सुनते हुए, बोलते हुए देखना चाहती है। जब यहां पर संवाद करेंगे प्रधानमंत्री तो अपने आप में एक अहम संवाद होगा। और बच्चे, महिलाएं भी हैं यहां पर, बुजुर्ग भी हैं इस जन रैली में, जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री ब्रिगेड मैदान में संबोधित करेंगे इस विशाल जन रैली को। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। गाइस, कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है? इंश्योरेंस, पीयूसी सब कुछ है। आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा। मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल के चुनावी दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज सबसे पहले कन्याकुमारी में पार्टी का चुनावी शंखनाद किया। यहां उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने सुचिंद्रम टाउन से डोर टू डोर अभियान विजय संकल्प महासंपर्क की शुरुआत की। इसके बाद अमित शाह ने एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। अमित शाह ने लोगों से कन्याकुमारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार पॉन राधाकृष्णन के लिए वोट करने की अपील की। अमित शाह ने उम्मीद जताई कि भाजपा अन्ना द्रमुक गठबंधन तमिलनाडु में अगली सरकार बनाएगा। कन्याकुमारी लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी AIDMK के प्रत्याशी, NDA के प्रत्याशी श्री पोन्नार जी के प्रचार का शुभारंभ हुआ है। आज हमने 11 घरों में जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश देने का काम किया है। कमल को घर घर पहुंचाने के अभियान की शुरुआत की। मैं कन्याकुमारी की सभी जनता को, सभी मतदाताओं को विनम्र अपील करना चाहता हूं कि पोन्नार को आप दिल्ली भेजिए।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और केरल के चुनावी दौरे पर है और वहां पर चुनावी शंखनाद उन्होंने किया है। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान का वहां पर शुरुआत की है, जिसे विजय संकल्प महासंपर्क का नाम दिया गया है। और अमित शाह ने वहां पर एक रोड शो में भी हिस्सा लिया उन्होंने। और हमारे साथ इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक झा जुड़ गए हैं। अभिषेक, गृह मंत्री का एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा है विधानसभा चुनावों से पहले और डोर टू डोर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी तौर पर जनता से संवाद कायम करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की आज ये रैली है, एक तरीके से रोड शो भी हो रहा है, मंदिर में भी उनका एक विजिट का प्रोग्राम है, तो ये पूरी तरीके से यहाँ के जो सेंटिमेंट्स है लोगों में उसको नापने की कोशिश है। एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है कि आखिर जो बीजेपी भारत के सबसे दक्षिणतम सिरे में अपनी पहुंच और अपनी पैठ बनाना चाहती है, उसमें इतने महीनों से सालों से पार्टी लगी हुई, उसमें कितनी ज्यादा कामयाबी पार्टी को मिली है। इस बार जो अलायंसेज हैं वो किस तरीके से प्ले करेंगे, उनका यहाँ पर आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो पार्टी की कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा पूरी तरह से हुई नहीं है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कहें तो नीति निर्माताओं में अमित शाह का नाम प्रमुख है और इस तरीके से जब वो यहाँ पर आए हैं तो लोगों से उनकी मुलाकातें होंगी। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर हो सकता है चर्चा हो कि आने वाले दिनों में किन सीटों पर कौन सी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और कौन से ऐसे दावेदार हैं जो कि बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जो कि भाजपा के पाले में सीटें ले जा सकते हैं। तो सिर्फ ये शो ऑफ स्ट्रेंथ और शो ऑफ एक आउटरीच का ही प्रयास नहीं है, ये इसके अलावा भी जो चुनावी समीकरण है राज्य में, जो भी चुनावी मसले हैं नीति के लेवल पर दोनों पार्टियों के बीच में, उन पर भी चर्चा होगी अमित शाह के इस दौरे के दौरान। बिल्कुल। और राज्य में अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो किस तरीके के चुनावी मुद्दे विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने हैं, जनता की क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, अब यहाँ के मुद्दों की बात करें तो तमिलनाडु में एक जो सबसे अहम है वो है फिशिंग कम्युनिटी। तो फिशिंग कम्युनिटी यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक भी बन सकती है और उनकी जो डिमांड्स हैं, जो कि उनकी आप कहें तो उनकी नावों को लेके, चाहे वो लगातार समुद्र में जिस तरह से उनकी परेशानियां होती हैं, जो उनको एक कहें तो कई बार होता है कि भारतीय सीमा से वो परे चले जाते हैं, जिससे कि श्रीलंकाई जो मछुआरे हैं जो श्रीलंकाई सेना में वो चले जाते हैं। तो एक ये जो इधर यहाँ पर उनकी डिमांड है कि एक आधुनिक मोटर बोट हो, उनका जो जीपीएस सिस्टम है वो बहुत ही मॉडर्न किया जाए ताकि वो हमेशा कनेक्टेड रहें अपने लोगों से। इसके अलावा जो उनको बहुत ही सस्ती दर पे लोन मिले, क्योंकि कई बार बाढ़ आती है, विपदाएं आती है प्राकृतिक, जिसमें उनका बहुत नुकसान होता है समुद्र के किनारे रहने वाले जो मछुआरों की जो कम्युनिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। इसके अलावा जो राज्य में विकास का मसला है वो भी एक बड़ा मसला है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किस तरीके से अपने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को कन्विंस कर पाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर अगर राजनीति की दृष्टि से बात करें तो यहाँ के फिल्म स्टार बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं यहाँ की राजनीति में। पिछले दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से रजनीकांत ने पार्टी चुनाव में राजनीति में आने की घोषणा की थी, लेकिन फिर उन्होंने इससे अपने पैर वापस खींच लिए। इस बार फिलहाल जो कमल हसन की पार्टी है उसने अपना रुख तो स्पष्ट नहीं किया कि वो किसी भी अलायंस के साथ है या किस तरीके से वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो भी चुनाव में कुछ जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो अपने फेवर में जरूर निकाल सकती हैं। शशिकला का हमने देखा कि शशिकला के आने के बाद कितनी चर्चाएं उठी थी कि वो किस तरफ जाएंगी, एआईएडीएमके का क्या भविष्य होगा, क्या वो नई पार्टी बनाएंगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने इन सारी जो स्पेकुलेशन है उस पर ही विराम लगा दिया है। तो राजनीतिक मसले भी हैं रजनी, और उसके अलावा जो यहाँ के लोगों की उम्मीदें हैं वो भी हैं कि एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर और भी ज्यादा आगे बढ़ाई जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी मिले। जी, तो ये सब तमाम मसले हैं जी अभिषेक, एजेंडे के रूप में बढ़ाए जाने। बिल्कुल। तो तमाम राज्यों में विकास जो है वो अहम चुनावी मुद्दा है और तमिलनाडु भी उससे अछूता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन औषधि दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग में 7,500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस मौके पर हितधारकों को उनके अच्छे कामों के लिए सम्मानित भी किया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बहुत बड़ा साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम भी बन रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दूरदर्शन के माध्यम से इस योजना के बारे में पूरा देश जानकारी ले रहा है। उन्होंने अहमदाबाद के राजू से कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित करती थी ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने धीरे धीरे 200-250 साथी बना लिए। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए, और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के नौजवान अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही काम उनके पास हो तो अपना जीवन खपा देते हैं, और ये आपने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में मदद मिल रही है। शिलांग में 7,500वें केंद्र के लोकार्पण से साफ है कि पूर्वोत्तर में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जल्द से जल्द 10,000 का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस योजना से युवाओं को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य, उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीनेट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के $1.9 ट्रिलियन के कोविड-19 राहत पैकेज को रात भर चले सत्र के बाद पारित कर दिया। अमेरिकी सीनेट ने कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए अमेरिका के तीसरे महत्वपूर्ण राहत पैकेज की मंजूरी के लिए आज मतदान किया। करीब $1.9 ट्रिलियन के इस पैकेज को कल सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रतिनिधि सभा के समक्ष रखा जाएगा, जहां से इसके पास होने की पूरी उम्मीद है। बाइडेन ने $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत हर अमेरिकी को $1,400 की सीधी मदद दी जाएगी। महामारी के चलते बिगड़े आर्थिक हालात को सुधारने के मकसद से इस पैकेज का ऐलान किया गया। इस राहत योजना को राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ऐसे प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है जिससे कोरोना महामारी के कारण संघर्ष कर रहे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना वायरस सहायता बिल के सीनेट में पारित होने का मतलब है कि अधिकांश अमेरिकियों को $1,400 का भुगतान इस महीने से ही शुरू हो जाएगा। और म्यांमार में सुरक्षा बलों ने कल फिर से तख्ता पलट विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के सुरक्षा परिषद से हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई करने के आग्रह के एक दिन बाद ही ये बल प्रयोग किया गया। इस सप्ताह लगभग 50 शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। तो वहीं म्यांमार के असंख्य सैन्य समूहों में से एक सबसे शक्तिशाली करेन नेशनल यूनियन ने देश के तख्ता पलट विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। करेन ने ग्रामीणों और टाउनशिप निवासियों के साथ हापुन कायनात में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन
में हिस्सा लिया। KNU के ब्रिगेड 5 के मुद्रव जिले में प्रकाशित एक बयान में कहा गया है कि संगठन पिछले महीने के सैन्य तख्तापलट के बाद सैन्य शासन को खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन करता है। 5000 से अधिक सैनिकों के साथ KNU ने 1948 में देश को आज़ादी मिलने के कुछ समय बाद से ही म्यांमार की सरकार का विरोध किया था। KNU ने 2012 में सरकार के साथ 6 दशक से भी ज्यादा समय तक चले संघर्ष के बाद संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए। म्यांमार सेना के साथ KNU के संबंध अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।